आपकी आबादी 50%, 90 में से 3 आपके। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है बजट में, 100 रुपए बांटती है, तो ओबीसी अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। आबादी 50%, बजट में भागीदारी 5%, दलित 15%, उनके भी 3 अफसर 100 रुपए बंटते हैं, 1 रुपया उनका अफसर निर्णय लेता है, 1 रुपए का। आदिवासी 8%, 8% आबादी, 100 रुपए में से 10 पैसे की भागीदारी। इसीलिए तो हम यहां आए हैं। आज के हिंदुस्तान में एमएलए के पास, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है। मैं मिलता हूं लोकसभा में बीजेपी के पिछड़े वर्ग के एमपी से, दलित एमपी से, आदिवासी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। वो मुझे कहते हैं भैया हमें पिंजरे में बंद करके यहां टांग रखा है। पावर कहीं और है, रिप्रेजेंटेशन कहीं और है। इसका यह मतलब नहीं है कि रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए और मिलनी चाहिए। मगर मेरा कहना है सिर्फ रिप्रेजेंटेशन से काम नहीं होने वाला है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालिए, अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, लिस्ट निकालिए। 500 कंपनी की लिस्ट निकालिए। इनको हिंदुस्तान की सरकार देश का पूरा धन पकड़ा रहा है। एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, सेलफोन, सारा का सारा धन इन 500 लोगों को पकड़ाया जा रहा है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन 500 लोगों में से, इन 500 कंपनी के मालिक में से आप मुझे एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति का नाम बता दो, एक दलित, एक आदिवासी का नाम आप मुझे बता दो। आपको एक नाम नहीं मिलेगा। इन कंपनियों की मैनेजमेंट टीम की लिस्ट निकालो, उसमें दिखा दो मुझे एक दलित नाम दिखा दो, एक आदिवासी नाम दिखा दो, एक पिछड़े वर्ग का नाम दिखा दो, एक माइनॉरिटी का नाम दिखा दो। मीडिया में देखिए, एंकर्स की लिस्ट निकालिए, मालिकों की लिस्ट निकालिए। 20-25 कंपनियां, मीडिया की कंपनियां पूरा नैरेटिव बनाती हैं, हिंदुस्तान का नैरेटिव बनाती हैं। उसमें किसान की कभी बात नहीं होगी, पिछड़ों की कभी बात नहीं होगी, दलितों की बात नहीं होगी, मजदूर की बात नहीं होगी। कुछ साल पहले मैं सोच रहा था ये किसानों की बात क्यों नहीं करते, सच्चे मुद्दे क्यों नहीं उठाते, बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते। मैंने लिस्ट निकाली, देखता हूं ये है कौन। मालिकों में आपको एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति में नहीं मिलेगा। आपके लोग हैं ही नहीं उसमें। आप प्राइवेटाइजेशन की बात होती है। आप मुझे बताओ कौन सी प्राइवेट कंपनी में दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग मालिक हैं, मुझे बताओ। मैं कल कुछ दिन पहले रात को एम्स गया, मेट्रो स्टेशन में लोग वहां 600-700 लोग लेटे हुए हैं। किसी को कैंसर हुआ है, दिल की बीमारी है, वाल्व नहीं काम कर रहा, सांस नहीं ले पा रहे हैं, टॉयलेट नहीं वहां पे, खाने को नहीं है, प्राइवेट अस्पताल में जा नहीं सकते। पूरा का पूरा सिस्टम, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो, शिक्षा का सिस्टम हो, स्वास्थ्य का सिस्टम हो, बिजनेस का सिस्टम हो, आपके लोग हैं ही नहीं उसमें। इसीलिए तो हम यहां आए हैं। तो तकरीबन 90% दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग माइनॉरिटी हैं। और अगर आप उन अफसरों की लिस्ट देखें तो 90 में से 3 ओबीसी वर्ग के हैं। आपकी आबादी 50%, 90 में से 3 आपके। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है बजट में, 100 रुपए बांटती है, तो ओबीसी अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। आबादी 50%, बजट में भागीदारी 5%, दलित 15%, उनके भी 3 अफसर 100 रुपए बंटते हैं, 1 रुपया उनका अफसर निर्णय लेता है, 1 रुपए का। आदिवासी 8%, 8% आबादी, 100 रुपए में से 10 पैसे की भागीदारी। बजट में पैसा कहां से आता है? आसमान से थोड़ी टपकता है। बजट में पैसा जीएसटी का पैसा आता है, जीएसटी का पैसा आप देते हो क्या रहा है? आप मेहनत कर रहे हो, आप जीएसटी दे रहे हो, आपके जेब में से पैसा निकलता है, महंगाई बढ़ती है, आपका पैसा कहां जाता है? प्राइवेट अस्पताल में जाता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में जाता है, सीधा ट्रांसफर हो रहा है। सच्ची सिचुएशन क्या है? जाति जनगणना। और हम छोड़ने वाले नहीं है। और ये बिहार वाला जाति जनगणना नहीं, ये फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला, ये नहीं। और जाति जनगणना के बाद आप क्या एक्शन लेंगे वो सबसे जरूरी है। जाति जनगणना क्या है? जाति जनगणना एक्सरे जैसा है। किसी को चोट लगती है, डॉक्टर के पास जाता है, कहते हैं डॉक्टर मेरे हाथ में दर्द है, डॉक्टर एक्सरे करता है, कहता है हाँ हाथ टूटा हुआ है। तो जाति जनगणना एक्सरे, एमआरआई जैसी चीज है। उससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सबको पता लग जाएगा हमारी आबादी इतनी है, भागीदारी इतनी है। मगर उसके बाद जाति जनगणना के बेसिस पे
पॉलिसी बननी चाहिए। तो हमारा विजन क्या है कि हिंदुस्तान का पूरा जो सिस्टम है जो कोलैप्स कर रहा है, क्यों कोलैप्स कर रहा है? क्योंकि अन्याय है। गरीब लोगों के पास रोजगार नहीं है, किसान को सही आमदनी नहीं मिलती, मजदूर को सही कॉम्पेंसेशन नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा धन वही 10-15 लोगों के हाथ में जा रहा है। तो एक बार जाति जनगणना होगा, हमें पता लग जाएगा कि किसकी कितनी आबादी है और हिंदुस्तान के सिस्टम में उसकी कितनी भागीदारी है। प्राइवेट अस्पतालों में कितनी भागीदारी है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में कितनी भागीदारी है, मीडिया में कितनी भागीदारी है, कॉर्पोरेट इंडिया में कितनी भागीदारी है, ब्यूरोक्रेसी में कितनी भागीदारी है। और उसके बाद हम सही प्रकार से विकास की बात कर पाएंगे। बिना जाति जनगणना विकास की सही तरीके से बात नहीं की जा सकती है। तो इसीलिए मैंने पार्लियामेंट हाउस में कहा है, साफ कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मोदी जी के सामने मैंने कहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, कांग्रेस पार्टी इसी लोकसभा में और राज्यसभा में जाति जनगणना आपके मुंह के सामने पास करेगी। और हमने यह भी कहा है कि जो दीवार बना रखी है 50% रिजर्वेशन की दीवार, उस दीवार को हम लोकसभा और राज्यसभा में तोड़ के परे कर देंगे। रिजर्वेशन 50% से ज्यादा होना चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए और हर जात को इस देश में भागीदारी मिलनी चाहिए। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये सिर्फ आप नहीं कह रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, ये संविधान कह रहा है, इसमें लिखा हुआ है। इसमें लिखा है हिंदुस्तान के सब लोग एक जैसे हैं, समान हैं और सबकी प्रगति होनी चाहिए, सबकी भागीदारी होनी चाहिए। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं और इसकी सोच को हम पूरे देश में फैला रहे हैं। और लड़ाई, मैंने पार्लियामेंट में भाषण में साफ बोली, लड़ाई संविधान और मनुवाद के बीच में है। एक तरफ समानता, एकता, दूसरी तरफ नफरत और हिंसा। और मैं ये आपसे कहने आया हूं, जो आपने कहा कि राजनीतिक नुकसान होगा तो भी मैं ये काम करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना नुकसान हो वो सब हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये काम मैं करके छोड़ूंगा। आप सब यहां आए, इसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो मैसेज है आप गांव गांव में फैलाइए, संविधान का मैसेज, जाति जनगणना का मैसेज और 50% रिजर्वेशन की दीवार को तोड़ने वाला मैसेज। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।